हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में रद्दी कागज जो आपको पढ़ना है, विशेश्वर प्रसाद केसरी की रचना है। ये आपको नागपुरी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रद्दी कागज पढ़ना है, जो कि कांटी संग्रह जो है, कांटी कहानी का संग्रह है, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में रद्दी कागज का भावार्थ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। रद्दी कागज कहानी को आप लोगों के सामने रखा गया है। ठीक है, ये आपकी कहानी है रद्दी कागज। रद्दी कागज के जो रचयिता हैं, रचनाकार हैं, उनका नाम है विशेश्वर प्रसाद केसरी। बीपी केसरी आपके पिठोरिया के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने कांटी कथा संग्रह में रद्दी कागज नाम की कहानी रखी है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए आज की इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने से पहले थोड़ा एक सारांश मैं बतला देता हूं। इस कहानी से हम लोगों को ये सबक मिलता है या शिक्षा मिलती है कि समय के साथ हम लोगों को बदलते रहना चाहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें उसी बात को बतलाया गया है। मैं एक आपको आउटलाइन दे दिया। अब आइए कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। रद्दी कागज बेच। भोलवा जब जब रद्दी कागज किने के लिए फेरी लगाते हमर टोला से पार होवेला, हमके ओकर ई बोली में कई किस्म कर अरथ परमारथ सूझे लागेला। सबसे पहले तो ओकर सुई कर नोक लखे पातर सूर ऐसन खुपेला जैसे सोझे सोझ कान के छेदत है। ठीक है, तो यहां तक का मैं मीनिंग आप लोगों को बतला देता हूं कि यहां तक का मीनिंग क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि जब भी रद्दी कागज बेच, भोलवा नाम का एक पात्र है, वो जब बोलता है रद्दी कागज बेच, ठीक है, ठीक है, उस कागज को किनने के लिए मतलब कि खरीदने के लिए जब वो फेरी लगाता है, फेरी लगाता मतलब कि घूमता है। ठीक है, हमारे टोला में मतलब कि मेरे मोहल्ले में जब वो घूमता है या पार होता है, तो उसका की बोली जो है ना, रद्दी कागज बेच, ये बोली जो है वो कई किस्म का अर्थ लगता है उसका। ठीक है, और सबसे पहले उसका ये जो बोली है ना, सुई का नोक की तरह पतला है। ठीक है, जो चुभता है, ऐसा चुभता है या खुपे लाया मतलब कि ऐसा समा जाता है जैसे सोझे सोच कान के छेदत है, यानी कि जैसे कोई ना कोई कान को छेदा कर दे रहा है। ठीक है, अब आगे है। ओकर बाप सुई देवत रहे हमरे के, जब कभी राजी बरिया फेल कर जाए से घरी हमरे के बाह ओकर बट अगुआए के बाबूजी हमरे कर मुड़ के दोसर बट धैर के घुराए देवाएं, मगर सुई बाह में ठेके और हमरे चिचियाए लागी। भोलवा कर ई बोली के सुन के अखनो बुझाएला कि खूब जोर से चिचियाले तनी जीव अस्थिर हो तक तैसन। अब यहां से यहां तक का मतलब मैं आप लोगों को बतला देता हूं। यहां से यहां तक का मतलब कुछ इस तरह से है कि जो जो यहाँ के लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वो कहते हैं कि भोलवा के जो पिताजी थे ना, वो कबीराज थे। ठीक है, मतलब कि वो दवाई बीरू का काम करते थे। ठीक है, और जब भी लेखक को कोई बीमारी हो जाती थी ना, तो लेखक के पिताजी जो हैं वो उनको भोलवा के पापा के पास ले जाते थे, जो उनको सुई देते थे। और सुई जैसे ठेकता था तो चिचियाने लगते थे, मतलब चिल्लाने लगते थे। यहाँ पर लिखा हुआ ना, चिचियाने लगते थे, इसका मतलब है कि चिल्लाने लगते थे। ठीक है, तैसन, तैसन का मतलब होता है उस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आगे है, फिर बुझाएला कि वो हमरे हैं के रद्दी कागज कहत है। ए रद्दी कागज मन, रद्दी कागज बेच देवा। लय हमरे हैं होली रद्दी कागज। अरे सार तो अपन रद्दी कागज लखे बेगर भेज कर होले और हमरे हैं के कहिसला रद्दी कागज, मगर भोलवा बेजाय नहीं कहत है शायद। ठीक है, अब यहां पर तक का मीनिंग मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि यहां तक का मीनिंग क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है जब भी वो एक रद्दी कागज बोलता है ना, तो लेखक को ऐसा लगता है कि हम लोगों को ही ये रद्दी कागज बोल रहा है। ठीक है, और लेखक अपने मन में विचार करते हुए पूछ भी रहे हैं, क्या हम लोग रद्दी कागज हैं? ठीक है, अरे सार मतलब कि भोलवा के बारे में बोला जा रहा है। कवि लेखक बोल रहे हैं कि अरे सार तुम तो अपने रद्दी कागज जैसा बेगर भेद का हो गया हो और हमको कहते हो रद्दी कागज। ये बात लेखक अपने मन में उधेड़ बुन चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार ये भी सोचते हैं लेखक कि भोलवा जो है ना, वो बेजाय नहीं कहते हैं शायद। बेजाय नहीं कहेंगे मतलब कि बिना मतलब का बात नहीं कह रहा है, बेमतलब बात नहीं कह रहा है। शायद, शायद का मतलब शायद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रद्दी कागज बेच के नोन तमाकू कर खर्चा निकलायक, चाहे छुआ पुता के महीना कर आखिरी दिन में कोनो घटल टूटल पुरायक बात।
नौकरिया आदमी ले कोनो ऐसन अनजान चीज ना लागे तो ई तो रदिये कागज तुलनी होली हमरे। ठीक है, एक तो माने उ ठीके कहेला शायद। अब यहाँ पर जो है वो लेखक कह रहे हैं कि रद्दी कागज को बेच के वो किसी तरह से अपने घर का जीविकोपार्जन तो चला रहा है ना। नौकरी वाले लोग भी जो होते हैं वो महीना के अंत में, ठीक है, किसी तरह से अपने घर का जीविकोपार्जन कर रहे हैं, चाहे कोई रद्दी कागज बेच रहा हो, चाहे कोई नौकरी वाला हो, अपना घर में अपना बच्चा लोग का जो घटी बढ़ी है उसकी पूर्ति तो कर रहा है ना। तो एक माने में वो ठीक ही कह रहा है शायद, इस बात को यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। आगे है, मुदा असली दर्द तो हमके तब सालेला जबकि ओकर बोली से ओकरे दर्द भभके तैर सुनाए। देख रे भाई, का रही का होली, हम अब रद्दी कागज हो गेली, हमर लाइक तोहरे ठीन का है कि हमके देव, जे रद्दी मद्दी होए से कहे दे देवा, सेथी नहीं लेवा भाई, दाम दे देवा मगर 2 पैसा हो जाएला, कुछ तो दया कर, रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच। अब यहाँ तक का जो मीनिंग है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि मतलब कि वो रद्दी कागज की जो बात हो रही है, ठीक है, जो जब भी भोलवा ये बात को बोलता है तो मेरे हृदय में वो क्या बोलते हैं, दर्द होता है। सालेला का मतलब दर्द होता है। असली दर्द तो वही होता है जब उसका बोली से निकलता है। किसकी बोली से? भोलवा की बोली से। भोला क्या बोलता है? बोलता है कि देखो भाई, हम क्या थे और अब क्या हो गए। ठीक है, हम अब रद्दी कागज हो गए हैं। ठीक है, हम अब हमरे लायक तोरे ठीन का है कि हमके दे, मतलब आप लोगों के पास ऐसा क्या है जो आप हम लोग को दीजिएगा, जो भी रद्दी सद्दी जो आपके घर में है वो हमको दे दीजिए। सेथी नहीं लेवब भाई, इसका मतलब क्या हुआ? सेथी नहीं लेवब का मतलब फ्री में हम नहीं लेंगे आपसे, सेठिए नहीं लेंगे, फ्री में मुफ्त का नहीं लेंगे, दाम देंगे आपको, 2 पैसा हो जाता है इसी से। ठीक है, कुछ तो दया कीजिए, रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच। तो ये बात जो है वो बोला जा रहा है। आगे है, दूर से सुनात है बोलवा कर हाँक, थकल उदास चिड़चिड़ाइल, ओकर बाप कर एहे हाल रहे जे कई दिलक से होवे चाही, नहीं होले कोई मोरो चाहे जियो, उके कोनो परवाह नखे, नारी धरते मात्र ओकर सवाल होतक, बस 5 रुपया भर दे। ठीक है, पहले सस्ता परिया में उ 1 रुपया सगुन लेवत रहे, महंगी बढ़ते गेलक, ओकर रेट भी बढ़ते गेलक, तब आदमी इतना जानत रहे कि उ फीस मांग देलक तो बीमारिया के कोनो डर नखे, उ तो सारा चढ़ल आदमी के भी जियाए देवे पारे, ऐसन विश्वास रहे आदमी मन कर। और नारी देख के चुप रही गेलक। आगे है, नारी देख के चुप रही गेलक, दवाई मन दे के चुपचाप चल देलक, फीस कोई देलक तो लेलक, नहीं तो फेंक राखलक, तो जानल बात रहे कि रोगी नहीं बाँची, रोग असाध है। तो यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि यहाँ पर से यहाँ तक का मीनिंग क्या होगा। इसमें बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा कलर कर देते हैं ना तो आप लोगों को समझने में आसान हो जाता है। ठीक है, दूर से सुना थे भोलवा का हाँक। अब जो है लेखक है वो कह रहे हैं ना कि भोला का हाँक जो है ना दूर से सुनाई दे रहा है कि वो थका हुआ है, उदास है और चिड़चिड़ा है। भोला के जो पिता थे ना वो भी इसी तरह के थे कि जो बोल दिए सो होना चाहिए, नहीं हुआ कोई मरे चाहे जिए उससे उनको कोई परवाह नहीं रहता था। ठीक है, नारी धरते मात्र मतलब कि नाड़ी पकड़ते थे, क्योंकि वो वैद्य थे ना, तो नारी धर के एक ही सवाल करते थे। क्या सवाल करते थे? बस 5 रुपया दे दो। ठीक है, और पहले जब सस्ता परिया था, माने सस्ती का समय था, ठीक है, सस्ता परिया मतलब कि जब सस्ती था, सस्ती का समय था, तो 1 रुपया सगुन लेते थे, 5 रुपया नहीं लेते थे। अब जैसे जैसे दाम बढ़ते गया, महंगी बढ़ते गया, वैसे वैसे इनका फीस भी बढ़ते गया। ठीक है, और जब वो फीस मांग देते थे ना तो बीमारिया लोग को कोई डर नहीं रहता था, मतलब लोग निश्चिंत हो जाता था कि अगर ये फीस मांग दी है मतलब हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये फीस नहीं मांगे, दवाई उवाई दे दिए हैं और फीस नहीं मांगे, तो इसका मतलब ये समझना है कि रोगी अब नहीं बचेगा, रोग जो है वो असाध्य है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रोग असाध्य है। ठीक है, रोग असाध्य है का मतलब कि रोग अब ठीक नहीं होगा, ये बात को यहाँ पर लिखा गया है। आगे है, भोलवा कर बाप नामी कविराज रहे, कहे ले कविराज मगर उनकर किन होम्योपैथी, डॉक्टरी, चीर फार बेगर चीर फार वाला चाशनी, झाड़ फूंक, मंत्र, ताबीज सबे कुछ रहे। भोला के जो पिताजी जो थे ना
वो वैद्य कविराज थे, ठीक है। कविराज लोग का काम रहता है जड़ी बूटी से इलाज कर देना, ठीक है। लेकिन वो कविराजे नहीं थे, वो होम्योपैथी का भी काम करते थे, एलोपैथी डॉक्टरी का भी काम करते थे, चीड़ फाड़ सब करते थे, झाड़ फूक सब कर देते थे, ठीक है। एक था तो हम अपन आंख से उके बरवट दागे के देख रही, ठीक है। पील्ही ठीन कर मांस ऊपर का दे देलक, सेकर ऊपरे का जानी कच्चा बांस कर खपाची के राख देलक, सेकर ऊपरे कोई झुरी कर एक ठो छोटे मोटकू चिनगी राख के कविराज एक अरारा हो गेलक और केरा थम कर डांटी मंतर पेड़ के काटे लागलक, ठीक है। रामधनिया के कई जन धरले रहे, बस 1 2 3 चाकू काटत है केरा भीतरे कर डांटी के और हिने रामधनी गरगरात है। अब यहाँ तक का मीनिंग हम आप लोग को बतला देते हैं कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनके जो पिताजी थे, भोलवा के पिताजी, वो कविराज थे, ठीक है। और एक धाम लेखक जो है ना, वो अपने आंख से देखे थे बरबंट दागे के। बरबंट जो होता है ना, पेट में एक तो गुंठा हो जाता है, गांठ हो जाता है, ठीक है, बहुत दर्द देता है, उसको ठीक करना किसी के बस की बात नहीं, वो आदमी की मृत्यु तय है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। माने जब तक आदमी जिंदा है चल रहा है, नहीं बहुत दर्द होता है। तो यही बरवट दागे का देखे थे लेखक, ठीक है, कि पीली ठीन मतलब जांग के ऊपर जो होता है ना, उसी को पीली कहते हैं। उसका मांस को उठा के उसमें कच्चा बांस का खपाची रख दिए थे। बांस का खपाची आप लोग समझ रहे हैं किसको कहेंगे? जैसे बेना, बेना पंखा बनता है ना लकड़ी का, पतले बांस के खपाची का बनता है, ठीक है। डलिया बनता है ना, वो भी बांस के खपाची का बनता है। तो यही बांस का खपाची का बात कर रहे हैं कि बांस का खपाची को रख दिए ताकि वो क्या मतलब कि कसा जाए। आप समझिए, जान के ऊपर का जो देखिए, बरबट किसको होता है? जो पेटू आदमी लोग जो होता है ना, पेट लटकल है, उसी को गांठ हो जाता है पेट में। तो उस पेट को टाइट करने के लिए खपाची से बांध दिया गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि पीली के ऊपर यानी कि कमर के ऊपर का जो पेट है किनारे का, ठीक है, उसको बांस का खपाची रख दिया गया जिससे कि वो टाइट हो गया, उठ गया, ठीक है। जो लड़कल पेट था वो उठ गया। अब उसमें कोयर झुरी का एक ठो चिन्ही रख दी। कोयर झुरी मतलब कि बेर, बेर को कोयर कहते हैं। झुरी का मतलब होता है डंटा, मतलब पतला वाला जो डंटा होता है ना, उसी को झुरी कहते हैं। तो कोयर झुरी का चिनगी को रख, मतलब उसको जलाए और उससे जो चिनगारी था ना उसी को रख दिए और एक अरारा हो गए। और केला का थंब का डांटी को मंत्र पढ़ के काटने लग गए। केला का जो थंब होता है ना, केला जो होता है ना, तो उसका थंब का डांटी, डांटी मतलब कि एक तरह से कहिए कि थंब को काटने लग गए, ऐसे समझिए ना, यही समझिए। केला का जो थंब था उसको काटने लग गए मंत्र मार के। तो और रामधनिया नाम का आदमी था, रामधनिया को कैजन जो था ना वो पकड़ ले था। 1 2 3 चाकू काटते हैं केरा के भीतर, भीतर का डांटी जो होता है ना, केरा का थंब है उसके अंदर का जो डांटी है उसको काट रहे हैं। और इधर रामधनी गरगरात है। गरगरात का मतलब कि आवाज कर रहा है, ठीक है, चिल्ला रहा है, ठीक है। लुगा हटाल गेलक, लुगा मतलब कि कपड़ा हटाया गया। तनी कन खराल तैर होए है लुगा, तनी तन खराल तैर होए मतलब कि खराल का मतलब होता है जला हुआ है, ठीक है। तो लुगा जो है ना उसको ढक दिया गया था, ठीक है। तो जब उसको हटाया गया तो देखा गया, माने कपड़ा को ढक दिया गया था, उसका जो बरमट हुआ था ना उसको ढक दिया गया था। अब उसको लुगा से हटावल जाता है, मतलब कपड़ा को जब हटाया जाता है ना तो थोड़ा सा जला हुआ दिखता है, ठीक है। और चमड़ा में तो कोनो नहीं हो है के नखे 4 दिन पाछे ओहे ठिन बड़का को घाव, मतलब जब इलाज किया गया उसमें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 4 दिन के बाद जो होता है ना उसमें बहुत बड़ा घाव निकलता है। कविराज कहलक उड़ीद दाइल खा, एकदम उल्टी मैत कविराज। देखिए, जब घाव हो जाता है ना तो उड़द नहीं खाया जाता, नहीं तो घाव को और पका देता है, बड़ा कर देता है। और उल्टी मत के थे, मतलब कि उल्टी बुद्धि के कविराज थे। उल्टी मैत लिखा हुआ है ना, यानी कि उल्टी बुद्धि के कविराज थे, उल्टा बात कहते थे, ठीक है। कि आपको अगर घाव हो गया तो बोलते हैं उड़ीद दाल खाओ। उड़ीद दाल नहीं खाया जाता है घाव में, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि उड़ीद दाल खाओ। अब आगे है कविराज कर, ठीक है। अब आगे है जर कर रोगी के दही खियाए और बेस करे। अब यहाँ पर जिसको बुखार हो गया है, फीवर है, तो उसको दही खाने से मना किया जाता है। लेकिन ये क्या बोलते थे कि दही खाओ और ठीक हो जाओ, ठीक है। खैर फिर का जब मलहम मन दिलक और ढिडरू रामधनी जलखरी और लेबदा लेके पहलिए तरी जाए लागलक बगीचा अंबा झारे बाहरे कविजाज इके कहे ना हिकमत, असल में ये सब गुण वो अपन बाप से सीख रहे। अब ये जो है कविराज जो है
इसके बारे में बताया जा रहा है कि देखो ढिडरू रामधनी जो था, जिसको बरपाइट हो गया था ना, जो ढिडरू का मतलब जो पेट निकला हुआ रामधनी, ठीक है, वो जलखरी और लेबदा लेके पहले, लेबदा मतलब कि लकड़ी का होता है छोटा सा लेबदा, उसी से हम लोग अम्बा उम्बा झाड़ते हैं, अम्बा इमली को झाड़ने के लिए लेबदा चला चला के झाड़ते हैं, मतलब एक तरह से समझिए डंडा रहता है छोटा, एक हाथ का डंडा, ठीक है, उसी को लेबदा कहते हैं। और जलखरी का मतलब हम आपको बतला दिए हैं, जलखरी का मतलब होता है, आप समझिए सुतरी, सुतरी का बोरा बनता है ना, तो उसी से जलखरी बनता है, या फिर नारियल का रस्सी से भी बनता है जलखरी, या फिर उसको फंसरी भी कहते हैं या सिकरी भी कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, उसको रख देते हैं, उसमें मतलब अम्बा तोड़ने गया, जैसे यहाँ अम्बा का बात कर रहा है, तो अम्बा को वही जलखरी में भर देता है, माने एक तरह से समझिए कि सामान को उठाने के लिए, बोहने के लिए का काम आता है जलखरी का, ठीक है। तो जलखरी और लबदा लेके पहले तरी जाए लागलक अम्बा बगीचा, तो इसमें बोल रहे हैं लेखक कि बाहरे ऐसा कबीराज थे कि जटिल से जटिल बीमारी को भी ठीक कर देते थे, ठीक है। और असल में ये सब गुण जो है ना, ये कबीराज अपने बाप से सीखे थे, ये बात बताया जा रहा है। कबीराज कौन है? भोलवा के बाप, ठीक है। अब कबीराज किससे सीखे हैं? तो वो अपने बाप से सीखे हैं, अपने पिता से सीखे हैं। फिर आगे है रद्दी कागज बेच रद्दी कागज, ठीक है। अब फिर से अब क्या है, भोलवा के पास आ गए हैं लेखक और बोल रहे हैं, भोलवा के आइज कागज नहीं है मिल्लक की का, ओकर हाथ भट्टी टहर बट सुनात है, पिए का आदत भी इके अपन बाइप से लाइक रहे, आदमी भी अजबे जीव है, गुण धराए नहीं, दोष होले तुरते धरा जाए, ओकर बाप रहे नियम कर बड़ पक्का, बिहाने उठे खेती बाड़ी बट से घूर के आवे, और 100 दंड बैठकी बांधल रहे ओकर, नहाए धोए के पूजा पाठ, इतना में एक तनी बेरा ऊपर उठे, फिर वो अपन साइकिल के लेके राउंड में निकल जाता, 10 बजे गुहर आता, संग में शिकार चाहे मछली चाहे अंडा जे मिले, कुछो ना कुछो होवे के चाहिए, मगर मुर्गा मुर्गी छगरी नहीं, खाए पी के 1 घंटा आराम, तब ले दवाई कुटेक बनाए, ठीक है। तो यहां तक का मैं आपको मीनिंग बता देता हूं कि इसमें बोला जा रहा है कि भोला को लगता है आज कागज मिलवे नहीं किया, रद्दी कागज नहीं मिला, ठीक है। अब वो जो है ना भट्टी ठहर, मतलब भट्टी, दारू भट्टी जो होता है ना, तो दारू पीने के लिए चला गया है शायद, पीने का आदत भी इसको अपने पिता से लगा था, ठीक है। आदमी भी अजीब जीव है, ठीक है, गुण उसका नहीं पकड़ाता, जो अगर गुण है उसमें तो उसको लोग नहीं देखता, लेकिन कोई दोष है ना तो तुरंते पकड़ लेता है लोग, ठीक है, कि देखो ये दारू पीता है, ठीक है। ओकर बाप रहे नियम कर बड़ा पक्का, मतलब भोलवा के जो पिता थे ना, वो नियम के बहुत पक्का थे, सुबह उठते थे, खेती बाड़ी बट मतलब कि खेती बाड़ी के तरफ से, ठीक है, घूर के आवे, मतलब कि लौट के आते, 100 दंड बैठकी करते थे अपना, ठीक है, एक्सरसाइज करते थे, नहा धो के पूजा पाठ करते थे, और तनी बेरा जैसे उठता था, तनी मतलब कि तनी बेरा उठे, मतलब कि सूर्य जैसे ऊपर उठता था ना, वो अपना साइकिल लेके राउंड में निकल जाते थे, 10 बजे घूर के आते थे, और संग में मछली का शिकार होना चाहिए या अंडा होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, लेकिन मुर्गी छगरी सब ये नहीं खाते थे, खा पी के 1 घंटा आराम करते थे, उसके बाद दवाई कूट के बनाना शुरू करते थे, ऊपरी बेरा अगल बगल कर गांव जहां जैसन बोलाहट घूर के 2 बोतल दारू लाइन के राखल रहत रहे, पी के कुछ गाना बजाना चाहे सूत रहना, मगर इतना होते भी केव उके कहियो तलमलात नहीं देख रहे। अब क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि अगल बगल का जो गांव था ना, अगल बगल का गांव का लोग था, उनको बुलावट हो जाता था, ठीक है, और 1-2 बोतल दारू पी लेते थे, पीने के बाद कुछ गाना बजाना हो जाता था, या फिर चुपे माटे सूझ जाते थे। इतना होने के बाद भी कहियो कोई इनको तलमलाते नहीं देखा था, मतलब कि लड़खड़ाते हुए नहीं देखा था, ठीक है, तलमलात मतलब कि लड़खड़ाते हुए इनको कोई नहीं देखा था, मरद दम तक वो अपन ही नियम के पूरा पाबंदी के साथ निभालक, मगर सार ही भोलवा बाप कर कोनो गुण के सीखे नहीं पारलक, तो मरते दम तक अपना जो नियम कानून था उसको भोला के पिताजी तो निभाए, लेकिन ये जो भोलवा है वो नहीं सीखने सका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भोलवा कर बोली से अब सफा पता लागत है कि एकदम रद्दी हो जाए है, बोली लड़थरात है, 2 बोतल से कम नहीं पी हो, सार बाना भी कम नहीं लगाए, पी कम रंग गांठी पूरे, ओकर माँ बाप उके बहुत मुश्किल से पाए रहे, कहे ना कि ओकर माए बाप के छुआ पुता होते नहीं रहे, होए भी तो नहीं बाचत रहे, पाछे कहा जे दवाई बीरो करते छुआ होबो करल, तो छुच्छे बेटिए बेटी, 4 गो की 5 गो बेटी हो तबले होलक,
एगो बेटा, मगर 2 साल कर होए के नुकसान हो गेला। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भोला की बोली से ये पता लग रहा है कि वो एकदम रद्दी हो गया है, बोली उसका लड़खड़ा रहा है, 2 बोतल से कम तो शायद नहीं पिया होगा, और बाना भी कम नहीं लगा है। देखिए बाना का मतलब हमको तो चखना समझ में आ रहा है, आप लोग को लगेगा कुछ एक्स्ट्रा है तो बताइएगा, हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पीता कम है और रंग गांठी पूरे, उसको पीता कम है, भोला जो है ना पीता कम है लेकिन उसको चढ़ ज्यादा जाता है, उसी बात को बोला जा रहा है। रंग गांठी पूरे मतलब कि उसको चढ़ जल्दी जाता है, ठीक है, पीता कम है। उसका माँ बाप जो है, भोला के बारे में बोला जा रहा है, उसकी माँ बाप उसको बहुत मुश्किल से पाए थे। कहा जाता है कि उसके माँ पिता को कोई छुआ पुता नहीं हो रहा था, तो कोई दवाई बीरू करने से फिर बच्चा हुआ, लेकिन बेटिए बेटी हो रही थी, एक बेटा नहीं हो रहा था। एक बेटा हुआ, 2 साल का हुआ, लेकिन वो भी उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। अब आगे है, कबीराज तो जस तस धीरज धरलक, कभी राजिन तो कैंत कैंत के पगलाए गेलक। सेह घरी गांव में एक ठो साधु बाबा आए रहे, कहलाए अक बकाओ ना धीरज धर, तो बेटा 1 साल कर भीतरे गुइर आवी, भोला बाबा के नित पानी ढारल कर। अब यहाँ पर तक का मीनिंग मैं बतला देता हूँ आप लोगों को। कबीराज तो है ना, अगर बेटा का जो नुकसान हो गया तो कबीराज तो अपने आप को संभाल लिए, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो एकदम कांद कांद के मतलब कि रो रो के, कांद कांद के मतलब कि रो रो के पागल हो गई थी, ठीक है। अब उसी समय गांव में एक साधु आए थे और कहते हैं कि अकबकाइए मत, आप लोग धीरज धरिए, 1 साल के अंदर आपको एक बेटा होगा। भोला बाबा को रोज पानी चढ़ाया कीजिए, जल चढ़ाया कीजिए। कभी राजिन बेस हो गेलक, 1 साल बाद जन्मलक एहे भोलवा, ठीक पहले के बेटा तरी एक ठो आंख तनी छोट। कबीराज अपन गुण सिखाए के लिए कम और जिस नहीं करलक उके, दुलार दबाव मायर और आखिर में सब रकम कर फजीहत भी, मगर भोलवा अपने टिर्री, ठीक है। सब तरह का कोशिश किया गया, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि लोग जल ढारा साधु बाबा कहने पे, तो कभी राजिन बेस हो गई, 1 साल के बाद भोला भी जन्मा, इसका एक तो आंख थोड़ा छोटा था। अब कबीराज जो है ना अपना गुण जो है उसको सिखाने का पूरा कोशिश किए, और जिसका मतलब क्या होता है कोशिश करना, ठीक है। उसको दुलार दबाव मार पीट से सब कुछ उसको सिखाया गया, लेकिन ये टिर्री के टिर्रिये था। टिर्री था मतलब कि क्या कहें, बेवकूफे था एक तरह से कहिए, ठीक है। वो सीखबे नहीं करे, ठीक है, मंदबुद्धि मूढ़ ऐसे कहिए। वो कहे कि हमके पूरा निघंटू माधव निदान भेजस रत्नावली वगैरह याद है, जड़ी बूटी सब चिन्हेला। मतलब बोलता क्या था ना कि हमको सब आता है, ठीक है, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं, हम जड़ी बूटी निघंटू माधव निदान रत्नावली से मतलब कि जितना भी चीज है वो सब चीज हम जानते हैं। कुछ दिन झोला टांग के भी चले दवाई वाला और 2-4 पैसा मिलिए जात रहे, मगर बात कर जिद मस्जिद से वो छोड़ दिलक दवाई बीरू कर काम। अब झोला टांग की झोला बाबा बन गया था, झोला डॉक्टर, लेकिन गुण तो नहीं ना था अपना पिता की तरह। तो इसके पिता इसको डांटते थे, बोलते थे किसी को गलत दवा दे दोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगा, ये बात इसको बोलते थे। तो ये मतलब कि बाप के जिद से फिर ही छोड़ दिया दवाई बीरू का काम, और चल गेलक भाटू कर घर, अंतर फंतर कर काम सीखे के लागलक, अलता पाउडर रंग नोह पालिश वो सभी बनाए लागलक, मगर फिर पूंजी कर कवाई। देखिए होता क्या है ना कि इसको पिताजी बोलते हैं कि भाई अब तुमसे ये सब काम नहीं होगा, तू छोड़, तो ये चला जाता है अपने भाटू के यहाँ, चल गेलक अपन भाटू ही है, ठीक है। और वहां पर मतलब कि जो श्रृंगार का साधन ये सब था ना वो सबको बनाने का सीखने लग जाता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, अलता पाउडर ये सब बनाने लग जाता है, लेकिन फिर पूंजी का कवायद हो जाता है, पूंजी की कमी हो जाती है, पूंजी का जुगाड़ करने का सूझने लग जाता है। और यह सब में ओकर बाबूजी दिखाए के मोर गलाए, भोलवा कर पिए बाइन नहीं छुटलक, जदियो कि ओकर बाप आखिरी बेरा में सैंत इकरे जिद में दारू पिए मांस मछली खाए के एकदम छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भोला का जो जिद है, भोला का जो मतलब कि पीने उने का जो आदत था वो नहीं छूटा। भोला दारू पीना छोड़ दे ये सोच के इनके जो पिता थे कबीराज, वो मांस मछली दारू सब कुछ छोड़ दिए थे, ठीक है, और भगवान का पूजा आरती और गीत में रम जाए रहे। तो यहाँ तक का मीनिंग आप समझ गए हैं। आगे है, रद्दी कागज बेच रद्दी कागज, साला सब रद्दी, भोलवा कर बोली बदल जाए है, हमर सोचे में के उके कोनो कह दे हुई, तब वो 2 ठो बाइक और जोड़ दे रहे, ठीक है। साला रद्दी कागज किनेल, बाल बच्चा ठोंगा बनाए के बेचें और सब कोई के रद्दी कहेला। तो
लगता है उसको कोई ना कोई कुछ रद्दी कागज बेचने गया होगा तो कुछ ना कुछ उसको बोल दिया होगा, तो इसीलिए पहले सिर्फ रद्दी कागज बोल रहा था। अब तो 2 लाइन और जोड़, 2 बाइक मतलब कि 2 लाइन और जोड़ दिया। कहा जोड़ दिया कि साला सब रद्दी, साला सब रद्दी, साला रद्दी कागज किने ला, बाल बच्चा ठोंगा बना के बेचें और सब कोई के रद्दी कहे। ठीक है, रद्दी कागज अगर मतलब कि अगर खरीदता हूं तो ठोंगा बना के बेचता हूं, बाल बच्चा सब कोई मिलजुल के, ठीक है, सब कुछ के रद्दी समझे ला, देख एकर तमाशा। मतलब बोला जा रहा है कि सबको रद्दी समझ रहे हैं, ठीक है, ये इसका तमाशा है, इसे करके इसमें बोला जा रहा है। लेखक की बात को बता रहे हैं कि देखिए वो अब खिसा गया है, मन उसका चिड़चिड़ा गया है, इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं। अब आगे है, भोलवा केकरो परवाह नहीं करे, सारा सब गेलक तो अब परवाह का, और केकर चार खारी खेत रहे ओकर अपन हिस्सा कर, सब बेच सिरालक, ई तो दादा परियाग बीज रहे, बाप कर किनल जमीन जायदाद, घर दुरा भी बेचिए सिरालक, ओकर दादा रातू महाराजा कर खास बैद रहे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भोला जो है अपना जमीन जो है चार खारी, मतलब कि 4 कियारी तो खेते था उसके पास, खारी या खाड़ी ऐसे बोला जाता है, ठीक है। खाड़ा, खाड़ा का मतलब होता है टुकड़ा, 1 खाड़ा, 2 खाड़ा, 3 खाड़ा, 4 खाड़ा, ठीक है, तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, तो 4 खारी यानी कि 4 खाड़ा या फिर 4 कियारी, 4 टुकड़ा उसके पास खेत था, उसको भी बेच के सिरा दिया था, ठीक है। और इसके जो दादा थे ना वो रातू महाराजा का खास बैद रहे, किसके, भोलवा के, नाव बाजल रहे, सांझ बिहान खाटी रस रसायन और भसम से हटे कर बातें नहीं रहे हुआ। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि रातू के महाराजा के यहाँ बहुत बड़े वैद्य थे, रसायन मतलब कि जड़ी बूटी इस सब का बात से, और भसम उससे नीचे कोई बातें नहीं होते, मतलब कि नीचे उस सबसे नीचे कोई बातें नहीं होता था। सांझ बिहाने जो है ना माने कि आपका जड़ी बूटी, रस रसायन, भसम, इस सबसे नीचे बातें नहीं होता था। ई लाइन में ई लिखा हुआ है। जब राजा घर कोई सवांग जोर बेराम पर आए और उनकर दवाई से बेस हुए तो बैदराज के 1 खारी खेत बेस छापर खेत मिल जाए, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है कि जब भी कोई रातू के महाराजा के यहाँ का कोई आदमी बीमार पड़ जाता था तो उसको बैदराज ठीक कर देते थे, और ठीक करते थे तो उनको इनाम में 1 क्यारी, 1 टुकड़ा खेत मिलता था, और बेस छापर खेत मिलता था। छापर खेत हम लोग में कहा जाता है वैसा खेत जिसमें पानी डिलल रहता है, मतलब कि पानी की कमी नहीं रहती है, ठीक है, यानी गाढ़ा खेत। एक किस्म से 7-8 खारी खेत रहे उनकर ठीन, मोदक ओदक कर आदमी ऊपरी रहे से रहबे करे, मतलब डिफरेंट मुदा का आदमी लोग जो था वो तो रहिए था इनके पास। अफराइत कांचा पैसा और फुर्सत भी अफराइत, कांचा पैसा का कोई कमी नहीं था और समय भी काफी रहता था। आए रहे बंगाल से नागपुर का रीत रिवाज पैसे लागलक उनकर गदर में, तो लानले दूठ नचनी खास भूडू से, मतलब इसके दादाजी जो थे ना भोलवा के दादाजी बुंडू से 2 नचनी लेके आए, पैसा वैसा कभी नहीं तो क्या करे, पहले सब कोई नचनी नचवाता था, ठीक है। तो बुंडू से 2 नचनी लेके आया था, शेकर में से 1 ठोकर जन्मल रहे भोलवा कर बाप, तो 2 नचनी वो रखा था जिसमें से 1 नचनी से भोलवा कर बाप जन्मे थे, ठीक है। भोला का पिता जो थे वो मतलब कि नचनिये से पैदा हुए थे। बेस सुपट नाक मुंह आंख कान और सबकर और कुछ तो नहीं, मगर तब बाँचल रहे भोलवा कर खून में, केकरो बर्दाश्त करे के ऊ रह जाए, ई तो ऊ सीखिए नहीं रहे। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किसी का वो बर्दाश्त नहीं करता था भोलवा, ठीक है, वो किसी की बर्दाश्त नहीं करता था, ठीक है। किसी को भी मतलब कोई कुछ बोल दिया तो उसको तुरंत झगड़ा झंझट करना, ये सब बात भोलवा के साथ था। बाप के तू अपन चिन्हबे नहीं करलक तो दोसर के का चिन्ही, ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। अपना पिता को तो चिन्हबे नहीं किया, दूसरा को क्या चिन्हेगा। अनेक किस्म कर कारोबार कर के भोलवा तैक जाए रहे, ओकर भाग कहियो संग नहीं दिलक, दवाई बेरो से रंग रोगन में उतरलक, तब उतरलक मुरही फरी में, अब बगीचा अर्रा तनी मटक कुटिया बनाए ले है, जनी छुआ बन से काठी आइन के बेचैना। 3 पीढ़ी से हमरे के भोलवा कहाँ से कहाँ आए गेलक, ई असली दर्द है जे ओकर बोली से हमर छाती में जाग जायला, और हम रद्दी कागज नाव से, थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, डेराई लागिला। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किसी, अब भोला जो है ना उसका जो दादा थे वो सोचिए कितना पैसा कौड़ी वाला आदमी थे, उसके पिता थे वो कितना नामी कबीराज थे, लेकिन ये भोलवा को देखिए कि 3 पीढ़ी तक का बात किया जा रहा है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है देखिए, इसका मीनिंग क्या है
यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसिम किसिम का कारोबार किया भोला, ठीक है, लेकिन थक गया। उसका भाग्य उसका कहीं साथ नहीं दिया। पहले दवाई बिरू का काम किया, फिर रंग रोगन का काम किया, उसके बाद मूढ़ी फारी बेचने का काम किया, ठीक है। अब जो है बगीचा के अरारा में, मतलब बगीचा के किनारे एक तो कुटिया बना लिया है, जिसमें कि छुआ जनी छुआ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बच्चों के साथ रहता है। जनी छुआ लोग काठी आन के बेचने का काम करते हैं, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि तीनों पीढ़ी में देखिए भोला कहाँ से कहाँ आ गया, कितना रईस आदमी था और अभी देखिए रास्ता में रद्दी कागज बेच रहा है, ठीक है। तो यही असली दर्द है लेखक को, कि उसकी बोली जब वो बोलता है ना कि रद्दी कागज ले, इससे यही दर्द छलकता है लेखक के मन में, कि ओकर बोली से हमार छाती में जाग जाएला ई दर्द, और हम रद्दी कागज के नाम से डराए लागिला और रद्दी कागज के नाम से डरने लगते हैं। तो दोस्तों ये है रद्दी कागज का भावार्थ। इससे हम लोगों की शिक्षा यही मिलती है कि समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहिए और अपने आप को स्किल्ड करते रहिए। अगर आप स्किल्ड नहीं रखिएगा, अपने पीढ़ी और पूर्वज के नाम पे जिंदगी काटते रहिएगा, गुजारते रहिएगा, तो फिर स्थिति दयनीय हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को स्किल्ड रखिए, ठीक है। अपने आप को रद्दी कागज मत बनाइए। इसी बात को कवि अपने लेख के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों ये है जो रद्दी कागज लेख कहानी, उसका भावार्थ। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको बहुत जल्द चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सजेशन जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।